फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आपने न्यूज़ में कई बार सुना होगा कि रशिया यूक्रेन पर अटैक करके उसे इन्वेड कर सकता है और ये एक्चुअली काफ़ी बड़ा इशू बन सकता है ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट का, क्योंकि नेटो जो है वो पूरी तरीके से यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। तो आज हम इस वीडियो के जरिए पहली बात तो कॉन्फ्लिक्ट के सोर्स को समझने की कोशिश करेंगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट हो क्यों रहा है, जो कि खुद में ही एक काफ़ी वास्ट टॉपिक है। अगर हम पूरी तरीके से डिस्कस करें तो इसमें घंटों लग जाएंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा ब्रीफ में बात करेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चीज़ें हम स्टार्ट करें उससे पहले एक नाम याद रखिएगा, विक्टर यानुकोविच। तो विक्टर यानुकोविच प्रेसिडेंट थे यूक्रेन के 2010 से 2014 तक। तो अब हम आगे बढ़ते हैं मैटर पर और शुरुआत करते हैं क्राइमिया से। तो क्राइमिया एक पेनिनसुला है ब्लैक सी में। अगर आपको पेनिनसुला पता हो तो पेनिनसुला एक लैंडफॉर्म होता है जिसके ज्यादातर बॉर्डर पानी से घिरे होते हैं। तो इसकी दो साइड में ब्लैक सी है, एक साइड में सी ऑफ एजोव है, एक पार्ट जो है वो रशिया के क्रेस्नोडार के पास है, लेकिन जो लार्जेस्ट बॉर्डर है वो आपका यूक्रेन से टच करता है और इसमें मैक्सिमम रशियन एथनिसिटी के लोग जो हैं वो रहते हैं। तो ये पार्ट इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सोवियत नेवी की ब्लैक सी फ्लीट थी जो कि अभी रशियन नेवी के पास है। तो जब सोवियत यूनियन था तब यहाँ पर कोई परेशानी नहीं थी। तो सोवियत प्रीमियर निकिता क्रुश्चेव ने 1954 में ये जो पार्ट है इसे यूक्रेन एसएसआर को ट्रांसफर कर दिया रशियन एसएफएसआर से। तो इंटरनेशनली इसे अभी भी यूक्रेन का ही पार्ट माना जाता है, लेकिन ये रशिया के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात इसलिए क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम रशियन एथनिसिटी के लोग रहते हैं। दूसरी बात इसलिए क्योंकि यहाँ पर ब्लैक सी फ्लीट है रशियन नेवी की। तो शुरुआत में जब सोवियत यूनियन नया नया टूटा था तो चीजें जो है वो ठीक ठाक चल रही थी और यूक्रेन जो है वो उस समय रशियन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का पार्ट था। तो यूक्रेन में चीजें ये चल रही थी कि यूक्रेन जो है वो पूरी तरीके से सोवरेन नहीं है, यानी कि वो एक डिपेंडेंट कंट्री है और उसको पूरी तरीके से आजादी नहीं है। क्योंकि पास्ट में रशियन लीडर्स द्वारा ये चीज कही गई थी कि अगर यूक्रेन जो है नेटो का पार्ट बनता है तो वो रशिया की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर देगा, जो कि रशिया बिल्कुल नहीं चाहेगा। तो ये शो करता है कि यूक्रेन जो है वो अपनी मर्जी से अपने पार्टनर चूज नहीं कर सकता। दूसरी चीज, जब सोवियत यूनियन टूटा था तो यूक्रेन के पास अच्छी खासी न्यूक्लियर आर्सेनल थी जिसको उन्हें गिव अप करना पड़ा था बुडापेस्ट मेमोरेंडम ऑफ सिक्योरिटी एश्योरेंस के अंतर्गत, जो कि 1994 में साइन किया गया था। तो यहाँ पर जो कंट्रीज इन्वॉल्व थी उसमें बेलारूस, कजाकिस्तान, यूक्रेन, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम थी। तो यहाँ पर एश्योरेंस दिया गया था कि कोई भी यूज ऑफ फोर्स नहीं किया जाएगा किसी कंट्री की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में। तो इसका सिग्नेटरी रशिया भी था। फिर रशिया ने साइन किया था चार्टर फॉर यूरोपियन सिक्योरिटी, जिसमें यूक्रेन भी एक पार्ट था। इसके अंतर्गत ये बात कही गई थी कि जो भी मेंबर स्टेट है वो अपने हिसाब से अपने पार्टनर चूज कर सकते हैं, चाहे वो सिक्योरिटी के लिए हो चाहे वो ट्रेड के लिए हो, और उनको इसमें पूरी फ्रीडम है। तो ब्लैक सी फ्लीट के मुद्दे पर भी यूक्रेन ने काफी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स जो हैं वो रशिया को लीज पर दिए, जिसकी वजह से रशियन नेवी और यूक्रेनियन नेवी दोनों साथ में ऑपरेट कर सकती थी। तो क्राइमिया में अच्छी खासी जो रशियन प्रेजेंस है वो शुरुआत से ही चलती आ रही है। ये चीज यहाँ से क्लियर होती है। तो समय जैसे जैसे आगे बढ़ा यूक्रेन ने साइन दिए अपने इंडिपेंडेंट होने के। फिर और भी मैटर्स को लेकर जो डिस्प्यूट्स हैं वो सामने निकल कर आने लगे। इसमें इंक्लूडेड था गैस पाइपलाइन का इशू, जिसको चैलेंज कर रहा था गुआम ऑर्गेनाइजेशन फॉर डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो गुआम कंट्रीज में जॉर्जिया, यूक्रेन, अजरबैजान और मोल्डोवा थी। तो रशिया को ये जो पार्टनरशिप है वो एज अ थ्रेट नजर आ रही थी अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर। तो क्योंकि रशिया काफी हद तक यूक्रेन पर डिपेंडेंट था अपनी सिक्योरिटी और इकोनॉमी को लेकर सोवियत यूनियन की वजह से, तो उनके लिए यूक्रेन का इंडिपेंडेंट होना और एनिमी कंट्रीज के साथ मिलना बहुत बड़ा थ्रेट था रशिया की सिक्योरिटी और इकोनॉमी के लिए। तो रशिया के लिए चीजें तभी सही रहती हैं अगर यूक्रेन में एक ऐसी गवर्नमेंट हो जो कि रशिया का फेवर करे। तो अब यहाँ पर आते हैं जिनके बारे में शुरुआत में हमने बात करी थी, विक्टर यानुकोविच। तो विक्टर यानुकोविच को लेकर यूक्रेन में बात ये चलती है कि ये हाईली करप्ट आदमी है, रशियन स्टूज है। अच्छा खासा पैसा जो है रशियन गवर्नमेंट ने इनको खिलाया है उनको फेवर करने के लिए। तो इनको लेकर 2 बार काफी बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन में बड़े बदलाव आए हैं। पहली बार हुआ था 2004 में, जिसे ऑरेंज रिवॉल्यूशन कहा जाता था। तो ये जो ऑरेंज रिवॉल्यूशन है ये कुछ 3-4 महीने चला था और ये हुआ था 2004 के यूक्रेनियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के दौरान। तो उस समय भी ये बात चली थी कि उस टाइम के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे उसमें काफी करप्शन हुआ था और जो रिजल्ट है वो प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से री इलेक्शन कराना पड़ा था। इस प्रोटेस्ट की वजह से उनके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर और री इलेक्शन में ये साहब हार गए थे।
लेकिन ये साहब 2010 में जीत गए थे और उसके बाद इन्होंने रशिया को काफी ज्यादा फेवर किया। इवन जो ब्लैक सी फ्लीट थी उसमें जो लीज पर दिए गए थे पोर्ट्स, उसका भी ड्यूरेशन इन्होंने बढ़ाया और कोशिश करी अपने एक्शन से यूरोपियन यूनियन से थोड़ा दूर होने की। तो लोगों के सर से पानी तब ऊपर निकल गया जब यूरोपियन यूनियन के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला था उससे इन्होंने दूरी बनाई और रशिया के ज्यादा क्लोज चले गए। उसको लेकर फिर नए प्रोटेस्ट चालू हुए नवंबर 2013 में। तो ये काफी वॉयलेंट प्रोटेस्ट रहा था, टीवी पे लोगों ने कवरेज देखी होंगी। इसको यूरोमेडन के नाम से जाना गया और वहां से अब तक जो अनरेस्ट है यूक्रेन में वो चल रहा है। फिर इनको 2014 में प्रेसिडेंट की पोजीशन से हटा दिया गया और ये भागकर रशिया चले गए और इसी दौरान रशियन मिलिट्री द्वारा रिटर्निंग ऑफ क्रीमिया नाम से ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें उनको लोकल सपोर्ट मिला क्योंकि क्राइमिया में मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो रशियन एथनिसिटी की है। तो यहाँ पर रशियन सोल्जर्स जो हैं बिना यूनिफॉर्म के सिविल ड्रेस में अंदर गए और उन्होंने सारे ऑपरेशंस चलाए। उसके बाद मार्च में रशिया द्वारा एक रेजोल्यूशन को पास किया गया जिसमें यूक्रेन के अगेंस्ट में मिलिट्री जो है यूज करी जा सकती थी। तो मिलिट्री एक्चुअली पहले से यूज करी जा रही थी रशिया द्वारा पर सिविल कपड़ों में, और 2014 में ही रशिया ने क्राइमिया पर पूरा कंट्रोल जो है वो स्थापित कर लिया। तो यूक्रेन अपने दम पर रशिया से नहीं लड़ सकता। तो यूक्रेन ने क्या किया कि अपने जो टाइज हैं नेटो के साथ उसको बेटर करना चालू किया, नेटो कंट्रीज के साथ एक्सरसाइजेस करी, इवन मिलिट्री ऑपरेशंस में भी इन्वॉल्व हुए। और अभी जो बात चल रही है वो ये चल रही है कि यूक्रेन को नेटो का पार्ट बनाया जा सकता है। तो रशियन ऑपरेशंस भी यूक्रेन के अगेंस्ट में एग्रेसिव हो रहे हैं। मिलिट्री के थ्रू तो साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने का जो काम है वो किया ही जा रहा है, साथ में सिविल अनरेस्ट को भी किया जा रहा है, जिसमें रशियन सपोर्टर्स को यूज करते हुए जो डोनबास का एरिया है वहां पर कॉन्फ्लिक्ट किया गया, जिसमें माना यह जाता है कि एक्चुअली रशियन मिलिट्री ही लड़ रही थी सिविलियंस के रूप में। यूक्रेनियन मिलिट्री को वहां पर डिफीट किया गया और 2 इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाए गए, जिसमें पहला जो है डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक और दूसरा जो है वो है लुकान्स्क पीपल्स रिपब्लिक। तो इन्होंने 2014 में ही अपनी इंडिपेंडेंस जो है वो यूक्रेन से घोषित कर दी। तो यूक्रेन के हिसाब से ये टेम्पररी कॉन्फ्लिक्ट जोन में आता है और फ्यूचर में इसको यूक्रेन का पार्ट दोबारा से बनाया जाएगा। वहीं पर ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो रशियन सोल्जर्स हैं उन्होंने लड़ाई लड़ी थी एज अ सिविलियन बनकर। तो अभी जो बात चल रही है वो ये चल रही है कि रशिया मिलिट्री को लेकर इन्वेड कर सकता है यूक्रेन में, पर रशिया 2014 से ही इन्वेड कर चुका है और आपके 3 हिस्से पूरी तरीके से काट चुका है। इवन लेटेस्ट न्यूज के हिसाब से जो यूएस डिफेंस सेक्रेटरी हैं एंटनी ब्लिंकन, उनके द्वारा ये चीज कही गई है कि रशिया जो है शॉर्ट नोटिस में यूक्रेन को इन्वेड कर सकता है। यहाँ पर नेटो कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट जो है वो पॉसिबिलिटी नजर नहीं आता है, पर जो बात कही जा रही है वो ये कही जा रही है कि डिप्लोमेटिक जो सैंक्शंस हैं वो काफी ज्यादा रशिया पर लगेंगे अगर रशिया द्वारा यूक्रेन को इन्वेड किया जाता है। बेसिकली अगर इससे ज्यादा किया जाता है और नेटो कंट्रीज यहाँ पर इन्वॉल्व होती हैं तो ये वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन हो जाएगी। तो इस न्यूज पर नजर बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ये पूरी दुनिया को अफेक्ट करेगा। आई होप ब्रीफ में जो बातें हमने डिस्कस करी हो वो क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।